अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा CS 508 का लेक्चर नंबर 22 से 26 तक हम इसमें कवर करेंगे। हमने अपनी फाइनल टर्म की तैयारी आज स्टार्ट की है, तो 22 से 26 तक के लेक्चर आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोलॉग। प्रोलॉग स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इसे डिज़ाइन किया था फिलिप रसल ने 1975 में। इट इज़ अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। डिक्लेरेटिव का मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो डिक्लेयर की जाती है। तो डिक्लेयर क्या करेंगे, एंड इज़ बेस्ड अपॉन प्रेडिकेट कैलकुलस। प्रेडिकेट कैलकुलस पे ये बेस करती है। और डिक्लेरेटिव लैंग्वेज इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि ये एक फॉर्मल लैंग्वेज है जिसमें सिंबल वगैरह यूज़ किए जाते हैं स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अ प्रोग्राम इन प्रोलॉग इज़ रिटन बाय डिफाइनिंग प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स को डिफाइन करके ही इसमें प्रोग्राम लिखा जाता है और इसमें रूल्स को फॉलो किया जाता है। एंड रूल्स एंड इट हैज़ अ बिल्ट इन इन्फ्रेंस मैकेनिज़्म। इसमें जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनमें दो चीज़ें हैं, सर्च स्ट्रैटेजी है और यूनिफाइड है। यूनिफाइड आपको पता है कोई भी यूनिक चीज़ होती है किसी भी प्रोग्राम की, और सर्च स्ट्रैटेजी के इसमें किसी चीज़ को सर्च करने के लिए भी हमें ऑप्शन मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास है प्रोलॉग पैराडाइम। तो पैराडाइम क्या चीज़ है? प्रोलॉग तो हमने पढ़ लिया। पैराडाइम का मतलब ये है कि एक हाई लेवल वे होता है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए जो वे हम इस्तेमाल करते हैं, हाई लेवल का मतलब ये है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज के साथ मिलता जुलता हो। आपने लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसे ह्यूमन जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर के लिए होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसे ह्यूमन ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है, हाई लेवल वे जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम में, उसे हम पैराडाइम कहते हैं। तो प्रोलॉग का पैराडाइम क्या होगा वो हम इसमें पढ़ते हैं। प्रोलॉग ड्रॉज इंटरफेस फ्रॉम फैक्ट्स एंड रूल्स। प्रोलॉग में हमेशा दो ही चीज़ें काम करेंगी, उनमें एक तो फैक्ट्स होते हैं, दूसरा रूल्स होते हैं। इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है पूरे का पूरा प्रोलॉग का प्रोग्राम। इसमें फैक्ट्स भी इस्तेमाल होते हैं और इसमें रूल्स भी इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि सिंबॉलिक लैंग्वेज है इन विच अ प्रोग्रामर ओनली स्पेसिफाइज फैक्ट्स। इसमें जस्ट हमने स्पेसिफाई करना फैक्ट्स को। एंड लॉजिकल रिलेशनशिप, और इसका लॉजिक रिलेशनशिप क्या है, हमने जस्ट अपने प्रोग्राम में फैक्ट्स और इसके लॉजिकल रिलेशनशिप को ही डिफाइन करना है। इट इज़ नॉन प्रोसीजरल। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसमें किसी भी किस्म के कोई प्रोसीजर को हम डिफाइन नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई ओनली स्टेट व्हाट इज़ टू बी डन एंड डू नॉट स्पेसिफाई हाउ टू डू इट। इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी किस्म का कोई प्रोसीजर जो है वो इसमें देना नहीं पड़ता है। सिंपल हमने अपने गोल को डिफाइन करना होता है कि हम कर क्या रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि अब मैं कहता हूँ कि मुझे लाहौर जाना है, तो मैं जस्ट इसमें यही लिखूँगा कि आई एम गोइंग टू लाहौर। इसमें किसी भी किस्म के प्रोसीजर को हम फॉलोअप नहीं करेंगे कि मैं यहाँ से बाइक पे जाऊँगा या बस पे जाऊँगा या कोई कैब बुक करवाऊँगा, कहाँ से मुझे स्टेशन पे पहुँचना है, कौन सी जगह पे जाना है। इस तरह किसी भी किस्म के कोई प्रोसीजर को हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे। तो ये एक नॉन प्रोसीजरल, इसीलिए इसे कहा गया कि इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रोसीजर नहीं है। डायरेक्ट आपने अपने गोल को सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाई करना है, ना इसमें किसी किस्म के कोई एल्गोरिथम होंगे और ना ही कोई जो प्रोसीजर है वो आप डिफ़ाइन करेंगे। द लैंग्वेज जस्ट एग्जीक्यूट्स द स्पेसिफिकेशंस। सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ों को हमने स्पेसिफाई करना होता है। देख रहे हैं, सबसे पहले जब हम कोई प्रोग्राम लिखने लगते हैं या कोई प्रोजेक्ट हम पकड़ते हैं तो सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं। रिक्वायरमेंट के बाद हम उसमें से स्पेसिफिकेशंस करते हैं कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो प्रोग्रामिंग के लिहाज से पॉसिबल हैं और कौन से नॉन पॉसिबल हैं। तो ये हमारी स्पेसिफिकेशन होती है। तो इसमें भी हमने जस्ट अपनी स्पेसिफिकेशंस को ही डिफ़ाइन करना होता है। इन अदर वर्ड्स, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ कैरिड आउट एज अ थ्योरम प्रूविंग एक्सरसाइज। इट इज़ सिमिलर टू SQL यूज्ड इन डेटाबेस।
सिंपल सी बात ये है कि इसमें हमें डायरेक्ट अपने गोल के बारे में ही बताना होता है, किसी भी किस्म की कोई वजाहत हमें नहीं देनी पड़ती है, बहुत ही सिंपल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है ये। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोलॉग प्रोग्रामिंग। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग फॉलोज दी फॉलोइंग स्टेप। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? डिक्लेयरिंग सम फैक्ट्स, वही मैंने आपको जो पहले बताया कि इसमें जस्ट फैक्ट्स और रूल्स को ही हमने डिफाइन करना आता है। तो डिक्लेयरिंग सम फैक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप। आपने अपना फैक्ट बता दिया और साथ ही अपने ऑब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशनशिप भी है वो ज़ाहिर कर दिया, तो आपका काम ख़त्म। दूसरी बात है डिफाइनिंग सम रूल्स अबाउट ऑब्जेक्ट। पहला फैक्ट हो गया, दूसरा इसके रूल्स हैं, रूल्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप, और तीसरा आएगा आस्किंग क्वेश्चन अबाउट ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप। इसमें जस्ट हमें अपना गोल को डिफाइन करना होता है। सबसे पहले आपने गोल को डिफाइन करना है, उसके बाद उसके फैक्ट्स और रूल्स, तो आपका जो प्रोलॉग का प्रोग्रामिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स क्या चीज़ है? फैक्ट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अनचेंजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप। अनचेंजिंग इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, तो कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो वो अनचेंजिंग इंफॉर्मेशन होती है। कि फ़र्ज़ करें अब हमने x की वैल्यू जो है वो 10 रख दी है, तो इसको हम पूरे प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक अनचेंजिंग वैल्यू होगी। इसी तरह फैक्ट्स हैं, इनकी भी वैल्यू इंफॉर्मेशन जो है वो कभी चेंज नहीं होती ऑब्जेक्ट के बारे में। ओनली फैक्ट्स इन द प्रोलॉग डेटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी कोई प्रॉब्लम इस प्रोग्राम में आएगी तो हम सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट्स के ज़रिए ही या इसके रूल्स को इस्तेमाल करके ही अपनी प्रॉब्लम को जो वो सॉल्व कर सकते हैं। अ प्रोग्रामर इंसर्ट्स फैक्ट्स इनटू द डेटाबेस। इसमें यह है कि हमने डेटाबेस में फ़ैक्ट्स को इनपुट करना होता है और बदले में वो हमें लोडिंग करके इंसर्टिंग करके आउटपुट में इसका सॉल्यूशन दे देता है। ठीक ऐसे ही जैसे हमने कोई एक्सेल की फ़ाइल बनाई होती है, उसमें जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, फार्मूलाज पहले लगे होते हैं और वो हमें आंसर दे देता है। इसी तरह इसमें हमने फैक्ट्स को डालना होता है डेटाबेस में और वो खुद ही लोडिंग करके कंसल्टिंग करके फ़ाइल को हमें आउटपुट की सूरत में दे देता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं क्यूरीज़। अब क्यूरीज़ क्या चीज़ है? क्यूरीज़ आर यूज टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस से दोबारा किसी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए क्यूरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। A query can either be a request for data result from your database or for action on the data or for both। इसे हम किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास लॉजिक प्रोग्रामिंग है। लॉजिक प्रोग्रामिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। यही हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रोलॉग है हमारे पास वो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। इसमें हम सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं और सिंबल्स को इस्तेमाल करके ही हमारी लैंग्वेज जो है वो कंप्लीट होती है। इन दिस फॉर्म अ प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्सियम। अब एक्सियम क्या चीज़ है जी? एक्सियम एंड एक्सियम इज़ अ स्टेटमेंट दैट एवरीवन बिलीव्स इज़ ट्रू। वो इंफॉर्मेशन, वो फैक्ट जो हर कोई इजीली कंसिडर कर ले कि ये इंफॉर्मेशन ट्रू है, वो हमारा एक्सियम होता है। तो इसमें एक्सियम्स को इस्तेमाल करते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्सियम्स को इन अ प्रोग्राम वेयर ईच एक्सियम इज़ द हॉर्न क्लॉज ऑफ द फॉर्म। तो हमारे पास अब हॉर्न क्लॉज क्या है? हॉर्न क्लॉज हमारे पास अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है दैट रिप्रेजेंट्स अ फैक्ट। हमारे पास किसी भी फैक्ट को शो करने के लिए जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है उसे हम हॉर्न क्लॉज कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल नीचे दी गई है, एच, और उसके बाद एच जो है वो हेड को शो कर रहा है और B1 B2 ये जो बॉडी को शो कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल दी गई है वेयर एच इज़ द हेड टर्म एंड बी आर द बॉडी टर्म, मीनिंग एच इज़ ट्रू इफ़ ऑल द बी आर ट्रू। अब B1 B2 B3 तो BN तक हर एक की वैल्यू अगर
ओके होगी, ट्रू होगी, तो एच जो है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं फैक्ट्स की, रूल्स की और क्यूरीज़ की। ये हैं कि हम प्रोग्राम में इसे किस तरह लिख सकते हैं। अब जैसे इंग्लिश में कोई हमारे पास लाइन है अ डॉग इज़ अ मैमल, तो इसे प्रोलॉग में लिखना होगा तो इज़ आ लिख के ब्रैकेट के अंदर डॉग और कॉमा लगा के मैमल लिखा जाएगा। ये इसके सिंटैक्स हैं, ये आपने देख लेने हैं तीनों के। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोलॉग सिंटैक्स। इसमें सबसे पहले कांस्टेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स इन प्रोलॉग। सबसे पहला एटम है और दूसरा नंबर है। नंबर आप जानते हैं लेकिन फिर भी हम उसके बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले एटम्स क्या हैं। एटम अल्फ़ा न्यूमेरिक एटम्स, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, सीक्वेंस स्टार्टिंग विद अ लोअर केस। ऐसे अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स जो लोअर केस से स्टार्ट हो रहे हों वो एटम कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में नीचे दिया गया है एप्पल और A1। तो एप्पल जो है ये भी एक अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है और स्टार्ट भी लोअर केस से हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक एटम है। A1 भी, एप्पल के बाद अंडरस्कोर लगा हुआ कार्ट भी, ये सारे के सारे हमारे पास एटम्स हैं। उसके बाद कोटेड एटम्स जो सिंगल कोट में लिखे जाएंगे, और ये भी एच भी देखें, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और अल्फ़ाबेटिक की है, अल्फ़ाबेटिक वर्ड है, तो ये भी हमारे पास एक एटम है। उसके बाद सिंबॉलिक एटम्स, इसकी भी हमारे पास एग्जांपल दी गई है कि ये हमारे पास ये सारे के सारे जो सिंबल हैं जहाँ पे भी यूज़ होंगे और अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स होंगे जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे होंगे और उनके दरमियाने में ये वाले सिंबल्स आ जाएंगे, तो वो सिंबॉलिक एटम्स होंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल एटम्स हैं, उनकी भी ये साइन दिए गए हैं कि ये साइन जहाँ पे भी इस्तेमाल होंगे वहाँ उसे हम स्पेशल एटम्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं। तो नंबर्स में हमारे पास इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं। हर किस्म के नंबर्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। उसके बाद वेरिएबल नेम्स है। इन प्रोलॉग अ वेरिएबल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स की बात आ गई है, बिगिनिंग विद एन अपर केस। पहले हम कांस्टेंट पढ़े थे, वो था कि बिगिनिंग विद लोअर केस, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं जो बिगिनिंग विद अपर केस हैं। अपर केस लेटर और एन अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एनीथिंग है, तो एनीथिंग में ए जो है वो कैपिटल लेटर। एक वेरिएबल है, उसके बाद अंडरस्कोर के बाद VAR है और X भी है, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड टर्म्स हैं। तो एक से ज़्यादा जब टर्म्स मिलेंगी तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो कंपाउंड टर्म्स का स्ट्रक्चर होगा। अ कंपाउंड टर्म इज़ एन एटम फॉलोड बाय एन आर्गुमेंट लिस्ट कंटेनिंग टर्म्स के साथ मिल के जो आर्गुमेंट लिस्ट तैयार होगी या जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसे हम कंपाउंड टर्म कहेंगे। द आर्गुमेंट आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल में दिया गया है कि ये ब्रैकेट में भी इनक्लोज है और इन दोनों के दरमियान में कॉमा से भी सेपरेशन की गई है, तो ये हमारे पास कंपाउंड टर्म्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कमेंट्स कि जैसे हम किस C++ में ये डबल स्लैश लगाते हैं कमेंट लिखने के लिए, तो इसमें हम परसेंटेज का निशान लगाएंगे जब भी हमें कोई ना कोई कमेंट लिखना होगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लॉजिक रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोजिशनल कैलकुलस। लॉजिक प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ अ सेट ऑफ बूलियन स्टेटमेंट। अब बूलियन स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती हैं, इनमें वो स्टेटमेंट आती हैं जिसका जवाब हम ट्रू और फॉल्स की सूरत में देते हैं, उन्हें हम बूलियन स्टेटमेंट्स कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ सच एज, अब ये हमारे पास कुछ सिंबल वगैरह दिए गए हैं कि कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें ये वाले सिंबल इस्तेमाल होंगे और उनका आंसर आपने ट्रू और फॉल्स की सूरत में देना है, तो ये हमारे पास बूलियन स्टेटमेंट होगी। उसके बाद गोल है, गोल को कैसे हमने
डिफाइन करना है। गोल इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव के तौर पे काम करता है। देयर कैन ओनली एंड एग्जैक्टली वन एग्जांपल ऑफ गोल इन द प्रोग्राम, इट इज़ द ओनली टेम्पररी सेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये जस्ट एक टेम्पररी सेक्शन होता है कि हमने अपने गोल को अचीव करना होता है। इट में बी थॉट एज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोलॉग, कोई भी जो गोल होता है वो हमारे प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है। सारे का सारा फोकस उसी पे होता है कि हमने कौन सा गोल है हमारा, उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से हमने अपने टारगेट को अचीव करना है। इसकी जो भी ट्रुथ वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारा आउटपुट होगा प्रोग्राम का। इट में बी एम्प्टी, सिंपल, वन गोल और कंपाउंड सब गोल। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही गोल हो या एक ही बार में उसे अचीव करना हो, इसे हम सब गोल्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। अदर सिंटैक्टिक एलिमेंट्स, प्रोलॉग हैज़ अ नंबर ऑफ अदर सिंटैक्टिक एलिमेंट्स। इसमें कुछ हमारे पास सिंटैक्स दिए गए हैं, सिंटैक्टिक एलिमेंट्स दिए गए हैं जो आपने याद करने हैं। स्पेशल प्रेडिकेट्स, इसमें क्या यूज़ होगा जी, कट होगा और होगा, ये दोनों चीज़ें यूज़ फॉर फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद नॉट जो है वो प्रेडिकेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो प्री डिफाइंड जो प्रेडिकेट्स हमारे पास होते हैं, इसमें ये हमारे पास आर्गुमेंट्स को लिखने का तरीका दिया गया है कि किस तरह से हमने कोई भी आर्गुमेंट लिख के उसके बाद अपना आउटपुट हासिल करना है। ये न्यू लाइन के लिए इसका कोड है, ये रीड इंटीजर के लिए, ये जस्ट आपने याद करना है एमसीक्यूज़ के लिए। और उसके बाद ऑपरेटर्स हैं, देयर आर नो यूज़ ऑफ असाइनमेंट्स, यहाँ पे असाइनमेंट का यूज़ नहीं होगा, ओनली यूज़ सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन वही होती हैं जिसका जवाब हमने ट्रू और फॉल्स की सूरत में देना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिनमें हम प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रिलेशनल आ जाते हैं जी, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ऐसे ही सारे के सारे ये जितने भी सिंबल हैं ये आपने याद कर लेने हैं कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ये जस्ट आपको एमसीक्यूज़ में मदद देंगे। उसके बाद प्रोलॉग की लिस्ट है कि प्रोलॉग किस तरह से काम करता है। वर्किंग विद लिस्ट्स आर यूज टू बिल्ड कंपाउंड डेटा टाइप्स, लिस्ट के साथ मिलके ही ये कंपाउंड डेटा टाइप बनता है। लिस्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप एंड साइजेस, इसमें हमारे पास जो लिस्ट होंगी वो डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती हैं और डिफरेंट साइज़ की भी हो सकती हैं। इसमें साइज़ की हमारे पास किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं होती है। रिप्रेजेंटेशन इन प्रोलॉग इज़ वेरी कंसाइज, इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है वो बिल्कुल शॉर्ट होती है, और वो शॉर्ट इसलिए होती है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसमें जस्ट आपने अपने गोल को डिफ़ाइन करना होता है, किसी भी किस्म के प्रोसीजर को डिफ़ाइन करने की या कोई एल्गोरिथम वगैरह लिखने की, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल शॉर्ट होती है। तो आगे हमारे पास कंक्लूजन्स आ गई हैं कि जो हमने आज सब कुछ पढ़ा उसका खुलासा सिंपली ये है कि प्रोलॉग जो है वो एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, जिसे हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इसे हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कह सकते हैं कि सिंबल्स के ज़रिए किसी स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हम पैराडाइम भी इस्तेमाल करते हैं। पैराडाइम हमारे पास हाई लेवल वे होता है जिससे हम किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें जस्ट हमने अपने गोल को डिफ़ाइन करना होता है, इसके प्रोसीजर को डिफ़ाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल इजी और रीडेबल कोड होता है विद बिल्ट इन ट्री फॉर्मेशन। इसमें कुछ हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने क्यूरीज़ के बारे में, फैक्ट्स के बारे में और इसके रूल्स के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने देखा कि प्रोलॉग की लिस्ट क्या होती है और ये वर्किंग कैसे करता है। ओवरऑल हमने आज प्रोलॉग के बारे में पढ़ा है। प्रोलॉग में हमारे पास प्रेडिकेट कैलकुलस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोलॉग का प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है, किस तरह से हम फैक्ट्स को इनपुट करके डाटाबेस के अंदर तो अपनी जो आउटपुट है वो निकाल लेते हैं। हॉर्न क्लॉज इसमें होती हैं। उसके बाद
हमारे पास पैराडाइम है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।